कल जो क्वेश्चन दिया था उसके अंदर यदि आपको Q दिया हुआ हो, PC दिया हुआ हो, तब अपन किसी भी कॉस्ट को ज्ञात कर सकते हैं, राइट। Q दिया हो, जैसे Q आ गया 0 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू आ गई, PC भी कुछ भी आ गई, हम क्या करते हैं वैल्यू आगे वाली सारी याद करते हैं। लेकिन जो कल का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपके पास क्या था, क्वेश्चन था कि एक तालिका एक फर्म के लिए कुल लागत टीसी की टेबल दे रखी है। क्या दे रखा टीसी में 1 2 3 4 5 और 6 तक दे रखा, यही था क्या। अब यहां पर जो दे रखा था इसके लिए जब टीसी आपको दे दी, क्या दिया 15 65 75 95 130 180, अभी ये कह रहा है कि सर इसको याद करो, क्या क्या पूछ रहा है, टीएफसी पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है पीवीसी, राइट। आगे क्या हो गया, क्या पूछ रहा है, क्या पूछा था बताओ, एबीसी एबीसी और एसी और सभी कुछ साथ के साथ और एमसी, राइट है, एसएमसी होगा। अब यहां पर हम चर्चा करते हैं कि टीएफसी ज्ञात करने के लिए, टीएफसी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सबसे सिंपल सूत्र क्या था, टीसी माइनस टीवीसी, यही था। लेकिन आपकी इस टेबल के अंदर टीसी दिया हुआ है, टीवीसी नहीं दिया हुआ, तब हमें किसकी आवश्यकता होगी, दो में से इस दो टीसी के साथ या तो टीएफसी की आवश्यकता होगी या टीवीसी की आवश्यकता होगी, और टीएफसी ज्ञात करने के लिए वैल्यू में या एएफसी दिया होगा, क्योंकि टीएफसी इक्वल टू पहला फॉर्मूला था टीसी माइनस टीवीसी, वार्तालाप आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दिया है, यहाँ पर भी आपको मैंने बता दिया। फिर दूसरा फॉर्मूला होता है एएफसी इनटू क्यू, एएफसी इनटू क्यू होता है, तो एएफसी इनटू क्यू वो भी नहीं दे रखी, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, देखो शुरू में एक लाइन दे रखी है क्वेश्चन में, क्या दी हुई थी, कितनी यूनिट है 5 यूनिट है, और 5 यूनिट में वैल्यू कितनी दे रखी है उसकी 4 यूनिट में कितने रुपए हैं 5 रुपए, यूनिट कितनी होगी 4, रुपए कितने होंगे 5 रुपए। ये क्या कह रहा है, ये किसकी दे रहा है वैल्यू, टीएफसी की वैल्यू दे रहा है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, सपोज कीजिए कि 0 1 2 3 4 5 ये आपकी क्वांटिटी है, ये एएफसी की टेबल है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं। ये कह रहा है कि 4 यूनिट में तब एएफसी 5 थी, ये कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि 4 यूनिट 4 इकाइयों का मूल्य कितना है, एएफसी कितनी है 5 रुपए, तो ये इसी में आएगी ना। अब ये कह रहा है कि आपको टीएफसी ज्ञात करना है, और टीएफसी का फॉर्मूला क्या था, एएफसी इनटू क्यू, तो 250 क्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ गई 20 आ गई। बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है, तब मैंने आपको एग्जांपल में क्वेश्चन डाला था, एक व्हाट्सएप पे डाला था, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं अपन करते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में आ गया कि कितना आया 20 आया, और यूनिट में टीएफसी कितनी होगी 20 क्लियर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स ही रहती है, उसमें किसी प्रकार का चेंजेबल नहीं होता है। एग्जांपल दिया था कि क्लासरूम सभी बच्चे बैठे हैं, सॉरी सभी फर्नीचर पड़ा है, पेन पड़ा है, बल्ब ब्लैक बोर्ड वगैरह सब पड़े हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट होगी तभी मार्कर काम में आएगा,
स्ट्रेट आएगा तभी फैन चलेगा, तो तभी बिजली की यूनिट आएगी, तभी मार्केट कीमत पाएंगे तुम। तो जितने ही अपने पास पड़ा वो तो फिक्स था, इसलिए उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जब टीएफसी मैंने पढ़ाया था इसलिए कहा था कि टीएफसी का जो शेप होता है वो ओएक्स के पैरेलल होता है, ओएक्स के एक पड़ी हुई रेखा के समानांतर होता है। डायग्राम बना के बताया होगा मैंने, जैसे बताया था ना 20, तो ये क्या आ गया 20 आ गया, तो टीएफसी जब भी आएगा तो हम क्या कहेंगे 20 20 20, राइट, क्लियर है ना। अब यहाँ पर ये क्वांटिटी आ गया, तो मैंने बोला था कि जब टीएफसी नहीं दी हुई होती है और यदि 0 इकाई दी हुई होगी, क्वांटिटी अगर 0 दी हुई है और टीसी की 0 के सामने जो टीसी की वैल्यू होगी वही टीएफसी होगी। अगर यहाँ पर 0 आता तो टीएफसी कितनी होगी, यहाँ पर 20 होगी, क्योंकि जिस बिंदु पर टीएफसी स्टार्ट होती है उसी बिंदु पर टीसी का अंत होती है अल्पकालिक। क्लियर थे सारे पॉइंट, मैंने सबको एक एक क्लियर करके आपको समझाया। इसलिए यहाँ पर अगर 0 क्वांटिटी होती तो कितना होती, इसके पहले क्वेश्चन में और कोई नहीं, केवल आपको यहाँ पर टीएफसी की वैल्यू प्राप्त करनी थी, और टीएफसी की वैल्यू मैंने क्वेश्चन के अंदर दे दिया कि एएफसी की 4 मिनट पे 5 रुपीज है। अगर आप तुरंत वहां पर टीएफसी निकाल लेते तो टीएफसी की वैल्यू होगी। अब टीवीसी कैसे निकालोगे, टीवीसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी, राइट। जिसने भी क्लास दे रखी है कैसे किसी माध्यम से उसको सब पता है। फिर एबीसी अपने आप निकालेंगे, जब टीवीसी आएगा तो एबीसी का फॉर्मूला क्या था टीवीसी अपॉन क्यू, राइट। दूसरा फॉर्मूला क्या था एसी एबीसी इज इक्वल टू एसी माइनस एएफसी, दो फॉर्मूले बताए थे। तो यहाँ पर अगर टीवीसी दी है तो अपन डिवाइडेड वाला लगा देंगे, फिर एसी पूछेंगे तब टीसी अपॉन क्यू वैल्यू दे रखी है, एएफसी पूछेंगे तब टीएफसी अपॉन क्यू, और एमसी पूछेंगे तब टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1 वाला लगा लो फॉर्मूला, या फिर कौन सा लगाएंगे चेंज टीसी अपॉन चेंज। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, जहां प्रॉब्लम थी मैंने आपको शुरू कर दिया। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखो ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको बेटा क्वांटिटी दे रखी है और एमसी दे रखी है, राइट है क्या। मैंने क्या कहा था आपको कि जब एमसी ज्ञात करते हैं तब माइनस करते हैं, टीसी में से माइनस करेंगे, और अगर टीसी ज्ञात करेंगे तब क्या होगा ऐड होगा, जोड़ेंगे उसको। क्या है क्वेश्चन, एक एसएमसी अनुसूची निम्न तालिका में दिया गया है और परम की टीएफसी कितनी थी 47 थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे इसमें दे रखा है वैल्यू, पूरी वैल्यू दे रखी है, क्यों दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एमसी दे रखा है, पहला कॉलम इसने डैश कर रखा है, और फिर कितनी दे रखी है वैल्यू देखो देंगे। कुणाल का क्वेश्चन हो गया था कल, अरे बेटा चेक किया था क्वेश्चन को, देखा ही नहीं। अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि टीसी का दिया हो गया था कि क्वेश्चन कर लिया था। जिस जिसने मेरे को भेजा था जिसका गलत था उसको मैंने बता दिया था कि आपका ये गलत है। वही 4 चीज पूछ रहा है इसके अंदर। क्या पूछ रहा है, टीसी पूछ रहा है, टीवीसी पूछ रहा है, टीएफसी भी आपको मालूम होनी चाहिए, एसी और एबीसी वो भी पूछ रहा है, कुछ भी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन में। लेकिन क्वेश्चन के ऊपर दे रखा है टीएफसी इक्वल टू कितने देर के देख लेते हैं पहले दे दिए क्वेश्चन। मैंने जब एमसी पढ़ाई थी तब एमसी ने कहा था कि यदि आपके ये फॉर्मूला लागू होता है,
यदि आपके फॉर्मूला लागू होता है कौन सा, यदि क्वेश्चन में एमसी दिया हुआ हो और क्वेश्चन में क्वांटिटी दिया हुआ हो और फिर हमसे कहता है कि टीसी क्या करो, उस कंडीशन में मैंने आपको एक बात बताई, आपको टीएमसी दी भी होगी, टीएमसी इक्वल टू वैल्यू दी भी होगी, तभी अपन याद कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एसी, एबीसी, एएफसी और एसएमसी की जो जीरो क्वांटिटी के सामने वैल्यू हमेशा डेस में रहती है। आपने जितने भी टेबल देखे उनके सब में क्या था, यदि जीरो क्वांटिटी तो डेस ही रहता है, वो डेस क्यों रहता है, इसलिए रहता है। तो यदि एमसी से कॉमन टीसी याद करेंगे तो वापस रिवाइज करो कि टीसी याद करने का पहला फॉर्मूला मैंने एसी इनको क्या बताया था, आपको क्वांटिटी बताया था। दूसरा फॉर्मूला टीसी इक्वल टू क्या बताया था, टीएफसी प्लस टीवीसी बोला था भाई, अब तक तो सबको याद हो गया होगा। तीसरा क्या बताया था, टीसी इक्वल टू सिग्मा एमसी, राइट। यदि एमसी दिया हो तो हम टीसी क्या कर लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या होगी, अगर जीरो क्वांटिटी दी हुई होती है तो टीएफसी देखो, तो मेगा कितनी दी हुई है टीएफसी, सबसे पहले दिमाग में लगाओ, यदि जीरो क्वांटिटी दी हुई हो तब टीसी और टीएफसी इक्वल होती है, टीसी और टीएफसी इक्वल होगी, हमने दिमाग भी लगाया, राइट। शब्द याद होनी चाहिए कि टीसी और टीएफसी जीरो क्वांटिटी में हमेशा शॉर्ट रन यानी अल्पकाल में इक्वल होती है, लॉन्ग टर्म में नहीं, दीर्घकाल में नहीं होगा। दीर्घकाल में टीसी का डायग्राम कैसे बताया था मैंने, देखा होगा व्हाट्सएप पे, जीरो से स्टार्ट होता हुआ बताया था, क्योंकि सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, जबकि अल्पकाल में समय सीमा निश्चित होती है, इसलिए अपन किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं, सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन नहीं कर सकते। एक एग्जांपल भी दिया था कि यूनिट टेस्ट होता है, जब क्लास टेस्ट होता है तो समय सीमा कम होती है, तो आपको क्या करना था, लेसन एक लेसन दो लेसन दिया जाता है, और जब ईयरली हार्डली एग्जाम होता है तब पूरा का पूरा सिलेबस देते हैं, क्योंकि बच्चे के पास पूरा साल भर था, समय सीमा अनिश्चित थी, अपने आप ही याद करेगा, सारे कंसेप्ट अपने आप क्लियर कर लेगा। इसलिए यहाँ पर एमसी दिया हुआ और टीसी याद करने के लिए सूत्र हमारे पास दिया हुआ, टीसी इक्वल टू सिग्मा एमसी। तब मैंने क्या कहा था, अगर जीरो क्वांटिटी दी है तो अगला टीएमसी पहले देगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, राइट है। अब इसको किसके पास ले जाएंगे, यानी 100 प्लस 500 इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 600। ये यहां से यहां पर आया, फिर इसके पास चला गया, फिर इसको किसके पास लाएंगे तो 600 प्लस 300, देख लो क्या समझ गए आप, कर सकते हो क्या, ज्यादा नहीं कहूंगा, पर एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन नहीं, क्लियर है क्वेश्चन, अब आएगा समझ। क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, कंसेप्ट अपना होना चाहिए क्लियर कि हमने पढ़ते समय क्या याद किया, ओके। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं है क्या थोड़ा में, थर्ड क्वेश्चन तो दिया था आपको, क्यों दे रखा था और क्या दे रखा था, टीसी दे रखा था, बाकी वैल्यू आपसे पूछी तो वो याद हो जाएगा, कोई भी। अब देखो आज अपन चलते हैं LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, दीर्घकालीन औसत लागत, राइट। अब बेटा दीर्घकालीन औसत लागत की परिभाषा क्या है, परिभाषा याद करने से पहले इसका फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए, और फॉर्मूला कितना है, दीर्घकाल में एसी का फॉर्मूला 1 होता है, अल्पकाल में कितने होते हैं, अल्पकाल में एसी के फॉर्मूले कितने होते हैं, 2, एसी इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी, और दूसरा क्या होगा, एसी अपॉन क्यू। लेकिन दीर्घकाल पढ़ते हैं तब फॉर्मूला क्या होगा, बोलो, एलटीसी अपॉन क्यू। दीर्घकाल में कुल लागत में उत्पादन के साधनों की मात्रा का
भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे? दीर्घकालीन औसत लागत, राइट। एलएसी, अब इस एलएसी को जब आपने पढ़ा था उस समय याद रखो, एलएसी को पढ़ने से पहले आप एसी की तरफ जाओ। अल्पकालीन औसत लागत को क्या शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट को जब अपने पढ़ा था तब यहाँ पर क्या था बेटा, शेप कैसा था उसका? यू शेप। हमने जो अल्पकाल की लागत पढ़ी थी, मैंने आकार पूछा था आपसे कि बेटा एसी का, एबीसी का और एमसी का, तीनों का जो आकार होगा वो यू आकार है। यू शेप बोला था, राइट है। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं अपन कि आयताकार अति प्रबल शब्द भी बोला होगा मैंने, जब एएफसी पढ़ा था तब आयताकार अति प्रबल, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल हाइपरबोला, कि जब आपका कर्व होता है, वक्र होता है, वो ओएक्स एक्सिस के पैरेलल हो, उसके बाद सॉरी ओवाई एक्स के एक्सिस के पैरेलल हो, उसके बाद किसके पैरेलल हो जाए? ओएक्स के पैरेलल हो जाए, और कभी भी एक्सिस को या एक्स को स्पर्श नहीं करता है, टच नहीं करता है, कभी भी एएफसी जीरो नहीं होगी, और जीरो नहीं होगी तभी उसको न्यू बोलते हैं, आयताकार अतिप्रबल, राइट है। तो क्वेश्चन कौन सा? ऐसी कौन सी लागत है जिसका आकार यू आकार का नहीं होता है? आज नहीं, लाइफ टाइम के लिए क्वेश्चन, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? एएफसी। आंसर बिना देखे क्या हो जाएगा? दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा? ऐसी कौन सी लागत है जिसका आकार आयताकार अति प्रबल होता है? क्या बताएंगे? एएफसी। ऐसी कौन सी लागत है जिसका कर्व कभी भी एक्सिस को स्पर्श नहीं करता है? तो वो कौन सी होगी? एएफसी। स्पर्श कब करेगा? जब जीरो वैल्यू होगी, राइट है। इसलिए हमने एसी पढ़ा था, मैं वापस बोल देता हूं एसी के बारे में। कौन सी एसी की बात करें? अल्पकालिक एसी की बात करें। क्या कहा था कि इसमें परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे। कुछ सुनाई दिया हो, आपने पढ़ा हुआ, सुना हो, तो मैंने कहा था बेटा इससे परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में तीन अवस्थाएं होती है, 3 स्टेज की बात कर रहे थे। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। मैंने ये कहा था कि अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होने के कारण लागत में भी परिवर्तन होता है। एसी में, एबीसी में और एमसी में, तीनों के अंदर एक ही लाइन लिखनी थी। केवल आपको लागत के सामने आपको औसत या सीमांत जोड़ना था। केवल प्रकार में परिवर्तन अनुपातों का नियम लागू होने के कारण लागत में भी परिवर्तन होता है। सपोज कीजिए आप एसी का वर्णन कर लो डायग्राम, है ना। जब प्रारंभ में प्रथम अवस्था में उत्पादन के साधनों की मात्रा में वृद्धि करते हैं तब लागत में भी परिवर्तन होता है। जब प्रथम अवस्था में क्या था, दिमाग लगाओ, प्रथम अवस्था में मैंने क्या कहा था आपको कि प्रथम अवस्था में उत्पादन तीव्र गति से बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, बोला था ना। तो इसका उल्टा कर दो, अरे प्रोडक्शन बढ़ते हैं तब उल्टा यू आकार होता है, टीपी का, एपी का और एमपी का, ठीक है। तो यहां पर इसका उल्टा करना है कि जब उत्पादन तीव्र गति से बढ़ता है तथा धीरे धीरे बढ़ता है तब लागत तीव्र गति से पहले कम होती है, फिर धीरे धीरे कम होती है। मैंने कहा था स्पीड से डिक्रीजिंग होती है और फिर क्या होता है? स्लो डिक्रीज। फिर द्वितीय अवस्था में जाएंगे तब मैंने कुछ कहा होगा कि बड़ा जब प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, उत्पादन अधिकतम होता है, उस समय लागत न्यूनतम मिनिमम होती है। फिर उत्पादन धीरे धीरे कम होने लग जाता है, कौन सी स्टेज आएगी? थर्ड स्टेज आएगी। तब हमारी लागत भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बढ़ने लग जाएगी। इसलिए प्रोडक्शन में अगर 3 स्टेज होती है तब शेप क्या होगा? उल्टा यू आकार होगा, अपोजिट यू शेप होगा। और अगर उसकी बात करते हैं, कॉस्ट की बात करते हैं, तब क्या होगा? यू शेप होगा, उसमें भी 3 स्टेज। इसलिए अपन कह सकते हैं
कि प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में रिलेशन होता है। क्लियर है? अब उसका आकार कैसा था? एसी का आकार यू आकार था। फिर मैंने एबीसी पढ़ाया तो उसका आकार भी कैसे था? यू आकार का था। क्लियर है? अब दोनों का मैंने कहा था यू आकार है, तो एलएसी का साइज भी कैसे होगा? यू आकार का ही होगा। राइट है? एलएसी लार्ज की बात करते हैं, लॉन्ग रन की बात करते हैं, तो उसमें क्या होगा? जितनी भी छोटी छोटी कॉस्टें हैं उन सबको ऐड करके हम क्या डायग्राम बनाते हैं? ऐसे। कैसा बनेगा? ये किसका बन गया? यू से। क्लियर? हम यहां पर क्या लिखेंगे? एलएसी। यहां क्या लिखेंगे? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर, उत्पादन की साधनों की। क्लियर है? ये तो सिंपल डायग्राम है। टेबल अब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे टेबल थोड़ी बताऊं मैं, टेबल की जरूरत कहां पड़ रही है? क्यों देगा? एलएसी देगा, आपको क्या करना है? एलएसी निकालना है। अरे कैसे निकलेगी? ये टेबल सिंपल टेबल दे दूंगा। तो 0 1 2 3 यहाँ पर एलटीसी, यहाँ पर एलएसी। राइट? जब अल्पकाल में अपन कुल लागत याद करते थे तब बेटा जीरो नहीं लिखा, जीरो इकाई के सामने जीरो नहीं लिखा गया। किसी में भी देख लो किताब में नहीं मिलेगा। मैंने भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कराया क्योंकि वो जीरो से अधिक होती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्पकालीन कुल लागत थी, जो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट थी उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी हुआ करती थी, जबकि दीर्घकाल में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती है। इसलिए वो कहां से स्टार्ट होगी? जीरो से। ये दीर्घकाल की बात करते हैं, मार्केट को चलाओगे तो ही आपको पैसा लगेगा। जब जीरो क्वांटिटी है मार्केट की, आपने इसमें प्रयोग ही नहीं किया ना, तो यहाँ पर लॉन्ग रन में क्या होगा? जीरो ही कॉस्ट होगा। यदि आप एक पेन का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके पैसा लगेगा, तो उसकी कॉस्ट में पेमेंट करें। तो यहाँ पर किससे स्टार्ट होगी? जीरो। पिछली क्लास में मैंने एलटीसी का डायग्राम जीरो से स्टार्ट करके बताया, राइट है? तो डायग्राम कैसा बन रहा था उसका? 0 10 30 और 45। राइट? तो एलएसी निकाल लो क्या? राइट? क्या होगा? अपने आप निकाल लो, आप कर निकाल। सेट कैसा होगा? यू से। लेकिन आपने अब जब दीर्घकाल पढ़ रहे हैं तब मैंने कहा था कि छोटी छोटी सीमांत लागतों को मिलाकर, अल्पकालीन लागतों को मिलाकर मैं यहां पर देखो लिखा हूं एल, LAC is equal to SAC1 plus SAC2 plus SAC3 plus dot dot dot। इसका मतलब क्या होता है? एक पेपर होता है तो पन्ना देना ही पड़ता है। आपने पढ़ा होगा कि एलएसी को और दूसरा नाम क्या देते हैं? लिफाफा, वक्र। एनवेलप में टर्म की बात करते हैं। ऐसा क्यों नहीं? ये आपका पेपर है, सिंपल पेपर से लिफाफा बनता है। लिफाफा कैसा बनता है? सिर्फ फोल्डर के बनता है। ये क्या हो गया? इसको करते हैं तब लिफाफा बनता है, राइट? क्या किया आपने? इसके सभी जो कोने हैं उनको फोल्ड कर दिया, तो इसको लिफाफा बन गया। तो मैंने यहाँ पर जो सूत्र लिखा है वो क्या लिखा? एलएसी इक्वल टू SAC1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 6 कितनी भी कॉस्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर इन सबको मिलाकर एलएसी का रूप होता है।
सिंपल एबीसी का डायग्राम ऐसा ही होता है, लेकिन अपनी बुक के अंदर एक सिलेबस में दे दिया कि दीर्घकालिक औसत लागत को लिखा वक्र भी बोलते हैं, लोग करती से लिखा हुआ। ऐसा क्यों बोलते हैं? अब मैं आपको एक लाइन बोलता हूं कि दीर्घकालीन जो वक्र होता है वहां पर अल्पकालीन औसत लागत अपनी मिनिमम पॉइंट्स को टच करती है, मिनिमम पॉइंट से टच कर दिए। सिंपल एग्जांपल के लिए बेटा देखो मैंने ये बना दिया, इसको SAC1 दे दूं, दूसरा ये दे दिया SAC2 हो गया, तीसरा ये दे दिया SAC3 हो गया, चौथा ये दे दिया SAC5 और हो गया, पांचवा ये दे दिया SAC5। राइट है? यदि मैं ऐसा डायग्राम बनाता हूं तब उसको एनलव कर तो नहीं, कैसे, ऐसा क्यों बनाया? मैंने कहा SAC1 अपने मिनिमम पॉइंट से आपके रिलेशन को स्पर्श कर रहा है। SAC2 में भी आ रहा बेटा, ये क्या है इसका, किसका मिनिमम? SAC का नहीं, SAC का मिनिमम पॉइंट क्या है, इसके ऊपर टच कर रहा है। SAC3 का कर रहा है, 4 का कर रहा है, 5 का कर रहा है, ऐसे ही आप चलते रहो, कितने मानो थे आप इसमें, कितने छोटे डायग्राम आ सकते हो। सर क्या निशाना यूसी भी बता रहे हो, अपने मिनिमम पॉइंट से स्पर्श करते रहो, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये पापा वक्र बोलते हैं। देखो देखो ऐसा ही बना हुआ है आपके ग्रुप में डायग्राम, ऐसे ही बना हुआ, समझ में आ गया? फिर एक क्वांटिटी की लाइन खींच रही है बीच में, वो कहां खींच रही है? पिछली क्लास में बताया था, रिलेशन बिटवीन AC एंड MC, रिलेशन बिटवीन ABC एंड MC बताया था। वहां पर मैं A पॉइंट से स्पर्श करते हुए क्यों पे गया था, याद आ रहा है? तो यहां पर जो LAC का डायग्राम बना हुआ है उसका मिनिमम पॉइंट कहां है, देखो इसका मिनिमम पॉइंट यहां हो, लाइन खींच, क्या कह रहे हैं कि ये LAC अपने मिनिमम पॉइंट यहां पर है, तो ये मिनिमम पॉइंट ये लाइन क्यों खींची जा रही है? भाई सभी कारण ये है कि यहां पर SAC का भी मिनिमम पॉइंट आ रहा है और LAC का भी मिनिमम पॉइंट आ रहा है, इसलिए इसको यहां पर क्वांटिटी बता दी, ठीक है? तो यहां पर ये किसका वर्णन हो गया, LAC का। शेप कैसा हो गया, यू शेप, क्लियर है? तो इसके अंदर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्लियर हो जाएगा, आज समझ में आ गया? तब क्या गया ना कि ऐसा क्यों बना, ये फालतू के रामायण कैसे आए कि सर आप इतने तो ऐसे ही बना रहे थे, इसका हिंदू से होता है, ये ऐसे का डायग्राम हो गया, लेकिन ये बुला कैसे आई, तो क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला कि SAC अपने मिनिमम बिंदु से स्पर्श करती है, जब इन सबको मिला देंगे, फॉर्मूला मिला देंगे तब क्या प्राप्त हो जाएगा, एक लिफाफा वक्र प्राप्त हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घकालीन औसत लागत। और कोई इसके अंदर जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं है। चलो आगे, बना दिया डायग्राम, बना दो डायग्राम जरूर बना दो। नोट कर लो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी अगर डायग्राम को अगर इंग्लिश वर्जन देना चाहे तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक ही सर,
आज लेसन ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोनों मीडियम के बच्चों के पास कंप्लीट पीडीएफ आ जाएगी पोस्ट की, तो आप नोट कर लेना, ठीक है। वही 4.4.1 से मीनिंग, फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू टेबल और अकॉर्डिंग टू टाइप बिठा दूं। अब देखो बेटा एनालिसिस आपका नेक्स्ट क्या आएगा, एनालिसिस। एलएमसी तुरंत याद होना चाहिए कि एलएमसी का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज एलपीसी अपॉन चेंज, राइट है भाई। इस चेंज का मतलब परिवर्तन, इसका क्या सिंबल का मतलब क्या होगा, चेंज, परिवर्तन, राइट है। दूसरा फॉर्मूला भी हमारे को याद होना चाहिए, एलएमसी इज इक्वल टू बताओ एलटीसी एन माइनस एलटीसी एन माइनस, राइट है, बता सकते हैं सिंपल। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, पिछले क्लास में अपन बात करेंगे, जरा समय का आपका डिसिप्लिन मतलब नहीं। इसका मतलब चेंज टीसी अपॉन चेंज क्यू, इसका मतलब टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। सिंपल एक दिन में क्या कहा था मैंने, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को हटा दो, एमसी अपने आप चाहे वो लॉन्ग रन की हो चाहे शॉर्ट रन की हो जाएगी, राइट है। इसका जो आकार होगा वो कैसा होगा, यू आकार, कैसा होगा, यू आकार। ये इसका डायग्राम एल एंड सी क्या है, ये क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर। सिंपल रूप से इसकी टेबल कैसे ज्ञात करोगे बेटा, क्यों दिया हुआ होगा, एलपीसी दिया होगा, हम क्या याद कर लेंगे, एलएमसी। हो जाएगी याद, बताने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर इसके वर्णन की बात करते हैं, तब उसकी चर्चा करो। दीर्घकाल में सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, पहला शब्द क्लियर। मैंने अल्पकाल की जितनी भी लागत बताई उसमें कहा था परिवर्तनशील अनुपातों का योग लागू होता है, वो केवल अल्पकाल तक ही सीमित था। हम यहाँ पर बोलेंगे दीर्घकाल में सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन होने पर, वही एलएसी की चर्चा कर रहा हूँ, वहां पर भी लिखेंगे सभी साधनों, दीर्घकाल में सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन होने के कारण है, जब उत्पादन में परिवर्तन होता है तब लागत में परिवर्तन होता है। अल्पकाल में तो अपने नियम लिखा था परिवर्तन अनुपातों के नियम में परिवर्तन, लेकिन दीर्घकाल में लिखेंगे एनएसी हो चाहे एनपीसी हो चाहे एलएमसी हो, तीनों का वर्णन एक साथ बोल रहा हूं कि जब उत्पाद सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन करने पर उत्पादन में परिवर्तन होता है तब लागत में भी परिवर्तन होता है, चाहे वो लागत कोई सी भी हो। जब उत्पादन में तीव्र गति से परिवर्तन होता है तब लागत में तीव्र गति से कमी होती है। जब उत्पादन में धीरे धीरे परिवर्तन होता है तब लागत में धीरे धीरे कमी होती है। जब उत्पादन अधिकतम हो जाता है तब लागत में क्या होती है, लागत अपने मिनिमम स्तर पे पहुंच जाती है। जब उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगता है तब लागत धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। ये आपका एलएमसी कर्व है। जब उत्पादन में वृद्धि होती है तब लागत में एलएमसी में कमी होती है। जब उत्पादन अधिकतम बिंदु पे पहुंच जाएगा तब एलएमसी क्या होगी, अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगी। जब उत्पादन धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगता है तब हमारी एलएमसी क्या होगी, बढ़ने लग जाएगी। डिक्रीज, मिनिमम एंड इंक्रीज, राइट है। इसलिए इसका आकार कैसा होता है, यू आकार का। क्लियर है, जो लाइन बोलनी है ये बोलो, इसलिए उनकी नोट कर लो, उसको डायग्राम को नोट कर लो। उसके बाद आगे क्या कहता है उसकी बात चर्चा करेंगे हम।
इस लेसन में करीबन 15 डायग्राम है, राइट। अब मैं बेटा ये इसी डायग्राम को बात करने से पहले मैं ये सब नोट करूंगा। बुक में जो लास्ट डायग्राम है उसकी चर्चा मैं थोड़ी देर बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं कि रिलेशन बिटवीन LAC एंड LMC, LAC एंड LMC की चर्चा, राइट। तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि दोनों का रिलेशन क्या होगा। तो मैंने आपको क्या कहा था, इसके अंदर A पॉइंट आएगा और B पॉइंट आएगा, बोला होगा LAC एंड LMC क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर, दीर्घकालीन औसत लागत में दीर्घकालीन सीमांत लागत में संबंध क्या है, इसकी चर्चा। अब इसकी चर्चा करते हैं। जो सेम पैटर्न था पीछे वाले का इस वाले, लेकिन यहाँ पर एक और क्या होगा, वही पॉइंट होगा, क्या था, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। बी पॉइंट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट में लिखा है कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। दोनों को ज्ञात करने के लिए हमें टोटल कॉस्ट की आवश्यकता होती है। क्या आप LAC को भी ज्ञात करोगे और LMC को ज्ञात करोगे? अगर दोनों को ज्ञात करेंगे तो हमें किसकी आवश्यकता होगी भाई, राइट है, किसकी आवश्यकता होगी, टोटल कॉस्ट की आवश्यकता होगी। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्यों बोला भाई, क्योंकि LAC इक्वल टू TC अपॉन Q होता है, LTC अपॉन Q, और LMC इक्वल टू चेंज LTC अपॉन चेंज Q होता है। इसका मतलब दोनों का संबंध किससे, TC से, राइट है। तो पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि संबंधित दोनों में AC और MC में संबंध क्या होता है, उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अकॉर्डिंग टू डायग्राम की चर्चा करते हैं तब ये डायग्राम किसका हुआ और ये डायग्राम किसका हुआ, ये चर्चा हमारे पास होगी। इसको नाम क्या दूंगा, LMC, इसको नाम क्या दूंगा, LMC। ये लाइन कहां खींचनी है, LAC का डायग्राम बना दिया, LMC का डायग्राम बना रहे हैं, तो ये लाइन कहां खींचनी है, ये हमारे ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि सर आपने कह दिया कि क्रॉस करवाना है, LAC कर्व को LMC कर्व क्रॉस कर रहा है, काट रहा है, लेकिन कहां काटेगा ये भी क्लियर होना चाहिए। मर्जी है वही लाइन है जो काटना है। LAC को क्यों काटना है, तो यहां से लेकर यहां तक कहीं भी काट दो, देखिए नहीं, इसको कहां काटेंगे, लाइन को वहां पर कि LAC वक्र को LMC वक्र LAC की न्यूनतम बिंदु पर, LAC का मिनिमम पॉइंट कौन सा है, दिख रहा होगा कि LAC का न्यूनतम बिंदु है, उसको नीचे से MC वक्र काटना, ऊपर से नहीं आएगा, ऊपर से का मतलब ये तो देखो नीचे से काटता हुआ चला गया। एक ऐसा भी LMC वक्र बना सकते हैं, तो ये ऊपर से आ रहा है ना काटता हुआ, ऐसा कैसा होना चाहिए कि LAC के न्यूनतम बिंदु पर LMC वक्र नीचे से काटता हुआ जाना चाहिए, काटता हुआ इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता हुआ होना चाहिए, बढ़ता हुआ होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता। तो कई बार अपन रिलेशन पढ़ते हैं बड़ी कक्षाओं में, तब यहाँ पर देखो ऐसा आता है कि ये लाइन हो गई, इस लाइन पर ये LMC वक्र है ना, दो जगह काट रहा है, यहाँ पर भी दोनों जगह काट रहा है, यहाँ पर भी काट रहा है, सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलना चाहिए, तभी लिखा होता है कि LMC बीच होती हुई और नीचे हमेशा दो वक्र आपस में काटते हैं तब संतुलन होता है, सबको पता है। दो वक्र आपस में काटेंगे तो वहां पर 0 पॉइंट होता है, लेकिन यहां पर जब रिलेशन पढ़ रहे हैं तो कहां काटना चाहिए कि LAC के न्यूनतम बिंदु पर LMC वक्र नीचे से काटता हुआ बढ़ता हुआ होना चाहिए, राइट है।
अब ये जब दोनों आपस में काट गए तो मैं यहाँ पर इसको Q पॉइंट दे दूँ, इसको A पॉइंट नाम दूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप लोग दोनों स्टूडेंट जुड़े हुए, इसलिए मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ ताकि वो भी क्लियर हो जाए, ये भी क्लियर हो जाए। तो ये A पॉइंट भी क्या हो रहा है, मैंने भी बोला कि दो वक्र आपस में काटते हैं और दो वक्र आपस में काटते हैं तो तुरंत होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी इसको एच डाल के LAC इक्वल टू LMC, बोलो भाई LAC इक्वल टू, ये चीज अगर आपके क्लियर होगी तभी नेक्स्ट वाला डायग्राम समझ में आएगा। नेक्स्ट वाला डायग्राम लिखा हुआ है LAC इक्वल टू LMC इक्वल टू SAC इक्वल टू SMC के ऊपर जल्दी लगा रहा है भाई। ये A पॉइंट को वहां पर भी बनाया था मैंने और A पॉइंट भी यहाँ पर भी बना रहा हूँ, दोनों डायग्रामों को मर्ज करके एक बनाया हुआ है। इसलिए वो डायग्राम भी समझ में आना चाहिए और ये डायग्राम भी समझ में आना चाहिए, तब ये कंडीशन ओनली लॉन्ग रन में होगी, बाकी में नहीं होती। चार डायग्राम एक साथ का क्रॉस कर रहे हैं वो केवल दीर्घकाल में होता है, अल्पकाल में नहीं होता। क्लियर? अब यहाँ पर LAC इक्वल टू LMC है, इस कंडीशन पे क्या हो रहा है मालूम होना चाहिए। हम वर्णन कर रहे हैं डायग्राम कि एक बिंदु पर क्या हो रहा है, फिर मैं यहां लिखता हूं LAC ग्रेटर देन LMC, ठीक है। मैं यहां पर और करके लिखता हूं LMC लेस देन LAC। मैं इधर लिख रहा हूं LMC ग्रेटर देन LAC और करके लिख रहा हूं, बताओ भाई LAC लेस देन। सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को कि ये जो मैंने लिखे वो समझ में आएगी नहीं किसी ये पूछ लो कि ये क्या दर्जा है कि सर ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, ये क्या समझ में नहीं आया पूछ लो। फंडामेंटल साथ साथ क्लियर जो आते हैं वो बहुत बेटर होते हैं, नहीं तो बाद में सोचेंगे यार कैसा आया। ये चीज मैं 2 बार बता चुका हूँ, आज तीसरी बार बता रहा हूँ। इसलिए LAC का मतलब क्या होता है, फिर भी किसी का नहीं समझ में आए तो मैं 10 ग्रेटर देन 5 इस AC इक्वल टू 10 LMC इक्वल टू 5, बड़ा कौन सा LAC, छोटा कौन सा LMC, राइट है। तो ये यहाँ पर छोटा कौन सा LMC, LMC बड़ा है या छोटा है, LAC बड़ा है LMC से, 10 बड़ा है 5 से, राइट है बेटा। अब इस लाइन को मैं ऐसे लिख देता हूं 5 लेस देन 10, 5 क्या है LMC लेस देन 10 क्या है, 5 छोटा है 10 से, राइट है। अब तो समझ में आ गया होगा, किसी को शर्म आएगी छोटी क्लास में किसी जल्दी नजर आती होगी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ क्लियर होना चाहिए। वैल्यू लिखते मैंने आपको बता दिया, ये भी लिखना। इस डायग्राम का रिलेशन बिटवीन LAC एंड LMC की बात करते हैं तो पहला डायग्राम है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सूत्र के द्वारा लिखेंगे लाइन, क्या लिखेंगे, दोनों का संबंध कुल लागत से होता है। फिर नीचे लिखेंगे LAC इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, फिर LMC इक्वल टू फॉर्मूला लिखना है, दोनों काम कंप्लीट। फिर अकॉर्डिंग टू डायग्राम रेखाचित्र के द्वारा की बात करते हैं तो चर्चा करते हैं तो डायग्राम बनाएंगे और ये डायग्राम बनाने के बाद यहां पर 3 पॉइंट होंगे, कौन कौन से, 1 2 3, LAC इक्वल टू LMC, LAC ग्रेटर देन LMC और LMC ग्रेटर देन LAC। कैसे भी लिखना आपको, जब मैंने यहाँ लिखा है से कोई भी पढ़ लेगा या अगर भी लिख सकते हो। अब मतलब A पॉइंट बिफोर A पॉइंट आफ्टर A पॉइंट है ना, ये बिंदु के पहले ये बिंदु के पास क्या कंडीशन सकते, राइट। सबसे पहले LAC इक्वल टू LMC क्या है, तो समझ में आ गया कि LAC क्या लिखोगे
कि एलएसी के न्यूनतम बिंदु पर एलएमसी वक्र नीचे से काटता हुआ वृद्धि करता है। जब दो वक्र आपस में काटते हैं तब संतुलन की स्थिति होती है। इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं उसको, ऑप्टिमम पॉइंट बोलते हैं उसको, राइट है, अनुकूलतम बिंदु बोलते हैं उसको। और अनुकूलतम बिंदु का आधा पार्ट मैंने ले लिया है एलएसी इक्वल टू एलएमसी। जो आगे डायग्राम बुक में आने वाला है वो यही तो कह रहा है कि ऑप्टिमम पॉइंट क्या हो रहा है। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ऑप्टिमम पॉइंट कहां पर है। इस डायग्राम में ऑप्टिमम पॉइंट एक पॉइंट पर है जहां पर एलएसी और एलएमसी इक्वल है, राइट। आगे बोलेंगे कि नहीं। फिर आप चर्चा करो एक बिंदु से पहले क्या हो रहा है। एक बिंदु से पहले मैंने भी बता दिया एलएसी देन एलएमसी बेटा 10 ग्रेटर देन 5। एक और एग्जांपल दिमाग में आ जाए। अब यहां पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आप मुझे देखो कि डायग्राम ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है। मैं लाइन बोल रहा हूं, देखिए समझना। ए बिंदु से पहले एलएसी वक्र एलएमसी वक्र के ऊपर है। देखो देखिए सही है, सही है, राइट। जो दिखता है वही लिखना है इसके अंदर, रटना नहीं है। लाइन लिखी में रट ले। इस डायग्राम को देखो, आपको दिख रहा है वही नहीं। मैं कहीं बुक के लिए बोल रहा हूँ, इसमें से देख के लिखो, वैसे लिखो। मैं कह रहा हूँ जो दिख रहा है वो लिखो। क्या लिखा, क्या बोलेंगे। ए बिंदु से पहले एलएसी वक्र एलएमसी वक्र के ऊपर है। देने वाली बात सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ए बिंदु से पहले एलएसी तीव्र गति से कम होती है। अरे भाई स्पीड से डिक्रीज हो रही है क्या। ए बिंदु से पहले एलएसी तीव्र गति से कम होती है। हो गया एलएसी का काम कंप्लीट। या ये भी लिख सकते हो कि एलएसी वक्र तीव्र गति से कम होकर धीरे धीरे कम हो जाता है, न्यूनतम बिंदु पर पहुंच जाता है, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन उस जगह पर लाइन कौन सी होगी, ये एलएसी वक्र धीरे धीरे कम हो जाता है। या ये भी याद रखेंगे तो ये लाइन लिख सकते हो कि ए बिंदु से पहले एलएसी वक्र पहले तीव्र गति से कम होता है, फिर धीरे धीरे कम होता है। आपको जो लाइन याद हो इस पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट। किसका, एलएसी ग्रेटर देन एलएमसी। पहला क्या बोला, एलएसी वक्र एलएमसी वक्र के ऊपर होता है। दूसरा क्या बोला, एलएसी वक्र पहले तीव्र गति से कम होता है, फिर धीरे धीरे कम होता है। काम कंप्लीट एलएसी। तीसरा पॉइंट सामने देखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। आप लोग बताओ भाई ये सर ग्रुप नोट्स को मैं बोल रहा हूँ पहले एलएमसी वक्र तीव्र गति से कम होकर न्यूनतम बिंदु में पहुंच जाता है और फिर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। क्या बोला मैंने कि एक बिंदु से पहले एलएमसी वक्र धीरे धीरे कम मतलब पहले कम होता है, फिर न्यूनतम बिंदु पे पहुंचता है। देखो मिनिमम बिंदु कहीं नहीं मिलेगा और फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है। मैं बोलता हूँ एलएमसी वक्र धीरे धीरे बढ़ रहा है, तीव्र गति का नाम भूल गया, राइट है। हो गया मैडम, अरे देख सकते हैं। अब बताओ एक बिंदु के बाद उससे पहले एक बार इस प्रकार से एलएसी ग्रेटर देन एलएमसी होता है या एलएमसी लेस देन एलएसी होता है। अब ये 25 होती है कि एलएमसी लेस देन एलएसी कैसे होता है, तो उल्टा बोलते हैं इसका। एक लाइन उल्टी बोल रही है, बाकी सब चीजें वही लिख रही है। चलिए एलएमसी वक्र एलएसी वक्र के नीचे अगर ये कौन लिखते हो आईडी में तब की बात है। एलएमसी वक्र एलएसी वक्र के नीचे, लेकिन जो ऊपर है वो ऊपर ही ये तो कंफ्यूज हो मेरा इधर आओ। अब ए बिंदु के बाद देखो क्या कर रहा है, क्या होता है एलएमसी ग्रेटर देन एलएसी। अभी लोग आपने 3 पॉइंट याद करते हैं वो तीन बोल दो, क्या बोलेंगे एलएमसी वक्र पहले क्या लिखोगे, ए बिंदु के बाद
LMC वक्र LAC बिंदु के ऊपर होता है, राइट। फिर दूसरा बिंदु LMC वक्र तीव्र गति से वृद्धि करता है। इसका स्लोप ऐसे है, इसका स्लोप सीधा है, यानी स्पीड से कौन इंक्रीज हो रहा है? LMC। और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? LAC वक्र धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। काम कंप्लीट। इस प्रकार LMC ग्रेटर देन LAC होता है। बताओ, ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, एक पिछले मैंने बेसिक पढ़ाया था, मैं एक लाइन तक यहाँ खींची थी और एक लाइन यहाँ खींची थी। आपके यूट्यूब में नहीं समझ में आया है तो वापस बना रहा हूँ। देखिए, मैंने कहा था और कहाँ लगानी चाहिए? एक बिंदु के बाद कहीं भी लगा दो, एक बिंदु से पहले भी कहीं लगा दो। आपको प्रूव करना है, यहाँ पर प्रूव कर लेंगे। ऐसे कोई फिक्स फंडामेंटल नहीं है, फिक्स में हमारा नहीं इसका कि अपन को इसके कॉमन लगाना है। बताओ, कहीं भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इधर भी कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं। इसको Q1 नाम दे दो, इसको Q2 दे दो, अपनी मर्जी है जैसे नॉमिनेट कर दो। B, C, D और E कहीं भी दे दो, सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चर्चा अगर आपने सुना हो गया तो अपने आप समझ में आ गया कि ऐसे सीक्वेंस क्या है। एक बिंदु से पहले आपको पता है LAC ग्रेटर देन LMC होता है, लेकिन ये लाइन खींच के मैं प्रूव कर दूं कि यहाँ पर LAC इक्वल टू, बताओ बेटा कितना हो रहा है? LAC की लाइन यहाँ टच कर रही है, आउटपुट की लाइन यहाँ टच कर रही है, क्या होगा? BQ1। क्या हो गया? BQ1 हो गया भाई। सपोज करो इस D इक्वल टू 10 और इस E इक्वल टू 5 के लिए होगा बेटा। LMC इक्वल टू बताओ कितना होगा? EQ1। EQ1 हो गया। अब यहाँ पर मैं कोष्टक में यहाँ 10 लिख रहा हूँ, यहाँ 5 लिख रहा हूँ। अभी भी आपने पढ़ने के लिए लिखा LAC ग्रेटर देन LMC। यहाँ पर आउटपुट कितना है? OQ1। आउटपुट कितना है? OQ, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा? कंडीशन LAC ग्रेटर देन LMC कैसे होगा? इसको प्रूव करने के लिए लिखेंगे BQ1 ग्रेटर देन EQ1। या अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए 10 बड़ा है किससे? 5 से। बोलो भाई, कहीं भी ले सकते हैं इस लाइन को। हो गया प्रूव LAC ग्रेटर देन LMC होता है, यानी ये 10 है, ये 5 है, तभी ये ऊपर ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। दूसरा पॉइंट आपने क्या पढ़ा? LMC ग्रेटर देन LAC पढ़ा है। ये कैसे आ गई? सोचो, देखिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ LMC इक्वल टू कितना होता है? LMC इक्वल टू BQ2। क्या होगा? BQ2। सपोज कीजिए 15 हो, देखो देखिए, बताओ क्या होगा? बताओ क्या लिखेंगे?